अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन के लाड़काना में पावर शो के बाद एक और अहम इत्तेहादी ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। बारगेनिंग हो रही है। पहले MQM वफाकी हुकूमत के खिलाफ सामने आई और अब बलोचिस्तान से हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात और सूबे में हुक्मरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत से वफाक में इजाफी नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर की नशस्त का हम तलबगार हैं और अक़दार भी हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी कमिटमेंट भी की थी, लेकिन सिर्फ एक मिनिस्ट्री हमें दी गई डिफेंस एंड प्रोडक्शन की, मैडम ज़ुबैदा जलाल साहिबा को। लेकिन उस मिनिस्ट्री में बलूचिस्तान के आवाम के लिए एज सच डायरेक्ट कोई उससे फ़ायदा नहीं है। हम बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे MPs हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, यकसा तौर पे उनको अहमियत दी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो इस मोहब्बत का जो है इंसाफ से प्रॉपर जवाब नहीं देता। जितना बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो मैंडेट है उसको मद्देनजर रखते हुए वो हमें जो फेडरल कैबिनेट में जो स्पेस चाहिए वो नहीं मिल रहा। ओपोजिशन अपने इख्तिलाफात की खबरों के बावजूद हुकूमत के खिलाफ मुहिम में तेजी लाने का दावा कर रही है, प्रेशर में इजाफा कर रही है। हुकूमत भी ओपोजिशन पर दबाव में इजाफा कर रही है, मगर हुकूमत के अपने इत्तेहादी इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात मंजर आम पर ले आए हैं। बलूचिस्तान से हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात BNP मैंगल पहले ही रवा साल जून में हुकूमत से लेदगी का ऐलान कर चुकी है और इस वक्त PDM इत्तेहाद में शामिल है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मरदमशुमारी के मामले पर वफाकी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए सड़कों पर निकलने का ऐलान किया था। जबकि काफ लीग के ताल्लुकात भी हुकूमत के साथ अच्छे नहीं हैं और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल के मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की है। एक तरफ अपोजिशन तहरीक का दबाव और साथ ही इत्तेहादियों के मसाइल। ये अचानक क्या हुआ है? ये सब इत्तेहादी कैसे अचानक सामने आ गए हैं? आज वज़ीर आज़म ने अपने रहनुमाओं से मुलाकात भी की है। क्या हिकमत अमली डिज़ाइन की है? हमारे साथ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन में इख्तिलाफात पर आप ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, यहाँ तो आपके अपने इत्तेहादी सामने आ गए हैं। ज़ाहिर है हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम की बात है कि इत्तेहादी बारगेनिंग करना शुरू हो गए हैं और पब्लिकली करना शुरू हो गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बात है। पहली बात तो यह है कि जो इत्तेहादियों की तरफ से ये बातें होती रहती हैं और इसलिए होती रहती हैं कि हम एक पार्टी नहीं है, वो अलहदा पार्टी हैं, हम अलहदा पार्टी हैं। और जब भी कोई ऐसी बात होगी जाहिर है वो अपना पॉलिटिकल बार्गेन करेंगे। जैसे अभी आपने अगर MKM का जिक्र किया तो MKM की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, अपने वोटर से कुछ वादे वईद हैं, उन्होंने उनका भी ख्याल रखना है। वो PTI में जम तो नहीं हो गए। इसी तरह से जो BAP है उनका एक अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखना है। और मेरा ये ख्याल है कि इनमें से किसी की भी पार्टी का जो इख्तिलाफात हैं या जो उनकी कहिए कि जो उनका मुतालबा है वो ऐसा नहीं है कि जिससे आप कहें कि हुकूमत को साथ वो नहीं रहेंगे। वो हुकूमत में है लेकिन हुकूमत में रहते हुए अपने मुतालबात करना तो उनका हक है जो वो कर रहे हैं। मतलब उनका हक है, मगर 2.5 साल में कभी पब्लिकली उन्होंने इस तरीके से मुतालबात किए नहीं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, काफ लीग हो, दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, ये खुद ही हो जाएं, ये समझना भी मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। तो हुकूमत को कंसर्न नहीं है कि सब एक साथ कैसे सब कुछ होना शुरू हो गया? मेरा ख्याल है कि मुतालबात तो पहले भी करते रहे हैं लेकिन मीडिया अटेंशन उस वक्त मिलती है जब एक माहौल ऐसा हो। और इस वक्त चूंकि एक सियासी माहौल ज़रा गर्म है तो इन बातों को ज़रा मिल रहा है, इस तरह की बात मिल रही है। वरना MKM ने, BAP ने पहले भी मुतालबात किए हैं, काफ लीग ने मुतालबात किए हैं और आपको मालूम है कि कितने नेगोशिएशंस हुई हैं। ये एक सिलसिला है जो एक चलता रहेगा। ज़ाहिर है आप जब मुकम्मल अक्सरियत में नहीं हो या 2 अक्सरियत में नहीं हो तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन इन इख्तिलाफात की नौयत उस तरह की नहीं है जैसे PDM में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पार्टीज के अंदर भी एक तितर बितर हो गए और PDM का अलायंस जो है वो पॉलिसी इशूज के ऊपर किस तरह से तकसीम है। तो इन इख्तिलाफात की नौयत उस तरह की नहीं है जैसी कि अपोजिशन के इख्तिलाफात की नहीं है। मगर PDM में भी आपकी तवक्कात थी, वो नून लीग में टूट फूट की थी कि वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। असल हरीफ आपकी वो है ना कि मौलाना की पार्टी के अंदर टूट फूट का आपको इतना ज़्यादा उम्मीद थी। नून लीग में कोई टूट फूट नहीं आई है, वो कह रहे हैं इस्तीफे भी हमें मौसूल हो गए। ये बात आपकी दुरुस्त है और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसमें या तो ये कहा कहें कि अभी कोई इस तरह का
इंकरेजमेंट मिली नहीं है PMLN को, और या और भी कुछ वजूहात होंगी जिसकी वजह से PMLN के अंदर टूट फूट हुई नहीं, वरना ये भी कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ी दस कयास बात नहीं है कि PMLN के अंदर टूट फूट ना हो। वैसे और कैसे करना था? जो थोड़े बहुत नाराज हुए, उस्मान बुज़दार उनसे मिल लिए, उनका दिफा करने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सामने आ गए, तो क्या और कैसे एफर्ट होनी थी, या फिर उस्मान बुज़दार से ये काम भी नहीं हो सकता? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई एफर्ट हुई भी नहीं है, और ये जरा एक पेचीदा बहस है कि क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई। वो उसमें कई इश्यूज हैं जो आ सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि PMLN को इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो देखिए ना, मरियम और जो शहबाज शरीफ साहब की एक ग्रुप्स की टसल है वो तो अब सामने है। आपने देखा कि परवेज मलिक साहब को किस कदर कह दीजिए कि इंसल्टिंग तरीके से लाहौर की सदारत से हटाया गया। तो उसके बाद आप देखिए कि जो इस वक्त जुबैर साहब या खकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल साहब का जो वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा की तरफ जो पोजीशन है, और जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, राना तनवीर साहब हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, ये लोग तो नजर भी नहीं आ रहे मरियम बीबी के साथ। तो PMLN के अंदर रिफ्ट तो डेफिनेटली एक मौजूद है, उसको एक्सप्लॉइट किससे कैसे होना चाहिए, करना चाहिए, वो एक अलग बहस। मतलब मगर आपने एक्सप्लॉइट करना था या आपने मरियम नवाज की मदद की है? शहबाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया, अगर उनके खिलाफ केस जेन्युइन है, ECL में नाम डालते, अदालतें पहले भी कह चुकी हैं कि इस तरह गिरफ्तारी नैब कर लेता है, वो उनके खिलाफ केस साबित होता, डिस्क्वालीफाई हो जाते, जेल हो जाती, तो मरियम नवाज को तो शहबाज शरीफ को अरेस्ट करके मुकम्मल तौर पर आपने मौका नहीं दिया अपने आप को एस्टैब्लिश करने का? अगर आप प्योरली एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी बात दुरुस्त है, और अगर मेरा मशवरा होता तो बिल्कुल यही होता कि इस वक्त जो है अवॉइड किया जाना चाहिए था। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत का नैब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और नैब इस तरह ये फैसले करती है और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। और ये ही एक मेजर इस वक्त प्रॉब्लम है कि नैब के बहुत सारे फैसले जो हैं वो हुकूमत से पूछ कर तो नहीं होते, लेकिन उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये फैसला भी वैसा ही एक फैसला है। तो जाहिर है कि हुकूमत से पूछ कर तो नहीं हुआ, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हुआ। या फिर असल में बात यह है कि हुकूमत ये समझती थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे तो PDM की तहरीक अपने आप मर जाएगी, और हुकूमत ये नहीं समझ रही थी कि मरियम नवाज इतना आगे निकल जाएंगी और पार्टी को मुतहर्रिक कर देंगी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो फिलहाल तो खैर कोई ऐसा मरियम PMLN में ही आगे आई है, तहरीक का कोई हुकूमत के लिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और इस वक्त आपने देखा कि जिस तरीके से लाहौर के अंदर या गुजरांवाला जैसी जगह जहां बहुत PMLN का इन्फ्लुएंस है, वहां पर भी कोई बड़ी मजमा जो है वो जमा नहीं हुआ, तो वो मरियम नवाज की तो नाकामी ही रही है उस हिसाब से। लेकिन जहां तक ये बात का ताल्लुक है कि PMLN के अंदर वो उनकी एक जगह जो है वो बनी है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से अगर आप देखें तो वो यकीनन उनको कामयाबी हासिल हुई है। और अगर शहबाज शरीफ या हमजा या ये जो ग्रुप है जो पार्लियामेंट के अंदर है, अगर ये पीछे हुआ है तो ये एक आई मीन फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो की हैसियत से अगर आप कहेंगे तो यकीनन ये तो हुआ है, लेकिन हुकूमत के लिए तो कोई बड़ा खतरा मरियम नवाज भी नहीं बन सकी। जो मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात है, इत्तेहादी आपके हैं, पंजाब में हुकूमत आपकी है, आपकी मर्जी के बगैर मिल नहीं सकती, मगर कयासराइयाँ ये हैं कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो, इसके बावजूद ये मुलाकात शहबाज शरीफ से कराई गई है। हुकूमत ने तो बिल्कुल नहीं भिजवाया। आज शिबली फराज साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुलाकात की जो ख्वाहिश है वो तो शहबाज शरीफ साहब की भी फिर उतनी ही शामिल थी जितनी मिलने वालों की थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर वो ना मिलना चाहें तो मुलाकात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी मिलना चाह रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब इसलिए मिलना चाह रहे थे कि उनकी जो पॉलिटिकल सोच है वो जाहिर है कि मरियम नवाज से तो अलहदा है, और क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो इस मुलाकात के ऊपर बड़े शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि उनके ऊपर दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो मिल लेते हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही है ना कि मरियम नवाज इस मुलाकात से आगाह भी नहीं थी और वो इसके हक में भी नहीं थी। तो हुकूमत का तो सही है, एक सवाल हो सकता है कि उन्होंने इजाज़त दी या नहीं दी या क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो मिलना चाहते थे
वो मिले, और जो दोनों दूसरी तरफ भी उतनी ही ख्वाहिश थी मिलने की जो मिलना चाहते थे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब ना चाहते तो ना मिलते, चाहते थे इसीलिए मिले हैं। मगर ये कैसी मुलाकात है जिससे मरियम नवाज भी हैरान है, जिससे हुकूमत भी हैरान है? तो ये मुलाकात किसने कराई है? नहीं देखिए, ये तो एक मतलब ये तो कोई शाहजेब खानजादा का सवाल तो नहीं बनता। आपको तो पता ही है कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। वो मुलाकात तो हो सकती है, अगर कोई कहे मैंने मिलना है और फायदे में भी हो तो मुलाकात क्यों नहीं होनी, मुलाकात हो जाएगी, इसका तो ठीक है। शहबाज शरीफ साहब अगर मिलना चाहते हैं और कोई उन्हें मिलना चाहता है तो क्यों कोई रोके। तो इस सब के पीछे कौन है? अवाम इसका अंदाजा मेरे सवाल से लगाएं या फवाद चौधरी के जवाब से लगाएं? मतलब आप लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हो क्या रहा है, मौलाना क्यों नाराज़ हैं या फिर नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जहां इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं पीडीएम में इख्तलाफात की खबरें हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के जलसे में नहीं आए, अपना वफ्द भेजा, मुसलसल इख्तलाफात की खबरें आती रही। सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, क्या दुरुस्त खबरें हैं कि इख्तलाफ पैदा हो गया है मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी से? नहीं, इख्तलाफ नज़र तो है और स्ट्रेटजी का, और मैंने उस रोज़ भी बताया था शायद आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्तीफ़ों के मामले पे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च के मामले पे ये इस पे बिलावल साहब भी दस्तखत कर चुके हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून का डिमांड ये था कि इस्तीफ़े फ़ौरन दिए जाएं। अब पीपल्स पार्टी को एकोमोडेट करने के लिए वो तारीख़ इतनी बढ़ा दी गई कि पहले पार्टी लीडर्स के पास जमा किए जाएं। इसी तरह मार्च की तारीख़ भी, जो उन दोनों का मुतालबा धरने का था या कौमपरस्त जमातों का भी धरने का था, तो पीपल्स पार्टी को एकोमोडेट करने के लिए उसको मार्च में तब्दील कर दिया गया। अब उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्तीफ़ों के ऑप्शन से पीछे हट रही है, तो ज़ाहिरी बात है कि मुस्लिम लीग नून या मौलाना को उस पर दुखी या खफा तो होना चाहिए। दूसरी तरफ उसका ये भी नतीजा निकल रहा है कि अब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी ये समझती है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो फिर उनके इस्तीफ़े भी काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, तो फिर नून लीग भी इस्तीफ़े नहीं देगी सेनेट के इलेक्शन से पहले। ये राय बन रही है वहाँ पे। तो हतमी फ़ैसला तो अब 2 तारीख़ के इजलास में होना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना वगैरह उस पर कोई एक हतमी लाएअमल बना सके। लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी ने पसपाई इख्तियार की थी तो उस पर ये दोनों जमातें तो दुखी थी, लेकिन उससे जो लोग ये मतलब ले रहे हैं कि कोई पीडीएम टूट गया या टूट जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इस दुख के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स मौलाना इस बात पे भी मुतमईन है कि पीडीएम से निकलना या पीडीएम को मुकम्मल नाराज़ करना, उसकी जो पॉलिटिकल प्राइस होगी वो पीपल्स पार्टी के लिए इतनी आसान भी नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ दिनों से जो कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, ख़ुसूसन मोहम्मद अली दुरानी की एक्टिविटीज़, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत भी बेजा उम्मीद से नहीं है, बल्कि उनके बयानिए में भी कुछ न कुछ जान पड़ती जा रही है। साफ़ी साहब, ये एक मुलाकात है, उसमें मरियम नवाज हैरान है, हुकूमत हैरान है, पीपल्स पार्टी पर उम्मीद हो गई है। हुकूमत की मर्जी के बगैर मिल सकते थे दुरानी साहब? न सिर्फ ये कि हुकूमत की मर्जी से नहीं मिले, बल्कि मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे के बता रहा हूँ कि उस रोज़ इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगा रखा था कि ये मुलाकात ना होने पाए, और पंजाब हुकूमत को भी एक्टिव किया था कि ये मुलाकात ना होने पाए। अब इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बग़ैर और पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर न सिर्फ ये कि वो मुलाकात हुई, पूरे तो उसको एहतशाम के साथ हुई और उसको मीडिया पे पूरी कवरेज भी दे दी गई। और दूसरा, आप जानते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को दौरे तालिब इल्मी से मैं जानता हूँ, वो
पीटीआई की तासीस के वक्त से लेके, यानी दुरानी साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राइट साइड पे रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को वो इंतहाई डिसलाइक करते हैं और इमरान खान साहब दुरानी साहब को इंतहाई डिसलाइक करते हैं। और तो अब ऐसी हालत में अगर दुरानी साहब की मुलाकात की जाती है शहबाज शरीफ से, और मेरे ख्याल में कल चकवाल में जो दुरानी साहब, जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल था एनआरओ से मुतालिक, अगर किसी ने एनआरओ दे दिया तो वो गद्दारी होगी मुल्क से, तो वो बुनियादी तौर पर उसकी तरफ इशारा था। और इससे पैरेलल कुछ और भी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। मसलन आप MQM का टोन दे के लहजा, मुस्लिम लीग ख़ाफ ने भी कुछ मुतालबात शुरू कर दिए हैं, और आप आज बाप पार्टी ने भी मुतालबा कर दिया कि जी उनके हिस्से में 2 वजारतें आती हैं, 1 वजारत उनको और दे दी जाए। तो ये लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद दुरानी साहब हुकूमत के ईमा पे मिले हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की थी कि वो मुलाकात न होने पाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब की बेचैनी की वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया साबिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद हो गई है उस मुलाकात से, जबकि हुकूमत अभी भी पूरा एतमाद है कि हमारे इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा उस बात का जिसका डर था, वो बात हो गई है। हम बार बार उस हवाले से बताते रहे। एक ब्रेक के बाद वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिस खदशे का इजहार बार बार हम इस प्रोग्राम में करते रहे। आज LNG के फरवरी के टेंडर खुले और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। हमने फरवरी के टेंडर्स और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से बात करने के लिए वफाकी वजीर उमर अयूब और मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को अपने प्रोग्राम में आज बुलाया, मगर वो नहीं आए। उन्हें टेंडर का डॉक्यूमेंट भेजा, उस पर मौका मालूम किया, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वजारत पेट्रोलियम ने जो गलती अगस्त और सितंबर में की, हमने बार बार उसकी निशानदही की। सितंबर में बता दिया कि देर की जा रही है, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, गैस की कमी हो जाएगी, वक्त पर टेंडर किए जाएं। नवंबर में नदीम बाबर और उमर अयूब को बुलाकर हमने इस प्रोग्राम में सवाल रखा, बार बार सवाल रखा, मगर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर और वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब बज़िद रहे। अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी तसहीह करने के बजाय बार बार गलती दोहराते रहे और मुल्क के अरबों रुपए का नुकसान होता रहा। और आज जो फरवरी के महीने का टेंडर खुला है, उसमें एक बार फिर सिर्फ 2 कार्गोज के लिए पाकिस्तान को 20.8% से 32.4% की रिकॉर्ड बिड्स मिली हैं। अगर पाकिस्तान 15 से 16 फरवरी के लिए 23.4% की कम से कम बिड मंजूर करता है, 23 से 24 फरवरी के लिए 20.8% की बिड मंजूर करता है, तो सिर्फ 2 कार्गोज पर पाकिस्तान फरवरी के महीने में $30 मिलियन सिर्फ देर करने की वजह से इजाफी अदा करेगा, यानी 5 अरब रुपए का नुकसान। आवाम को गैस नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री को प्रेशर कम मिल रहा है। जनवरी के पहले 20 दिन के लिए देर करने की वजह से कोई महंगी LNG भी देने नहीं आया। फिर दिसंबर के कार्गो को जनवरी में शिफ्ट किया और दिसंबर में गैस का बहरान पहले ही आवाम भुगत रहे हैं, मगर जनवरी में बहरान और शदीद हो जाएगा। और फरवरी के दूसरे हाफ के लिए LNG के टेंडर महंगे तरीन रेट पर आए हैं, जो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों जिस पर तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी, उससे तकरीबन दुगनी कीमत पर है। 122 अरब रुपए का नुकसान किया जा चुका है, मगर गलत फैसले दोहराए जा रहे हैं। गैस एक तो महंगी ली, ऊपर से कम ली है, यानी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होगी, मजीद नुकसान होगा। इसका मतलब है कि आइंदा 2 महीने में 10 अरब रुपए का नुकसान देर से महंगी LNG लेने की वजह से होगा, और तकरीबन 20 अरब रुपए का नुकसान गैस ना होने की वजह से फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा करने की वजह से मुमकिन तौर पर होगा। कोरोना की वजह से तारीखी मौका आया, दुनिया ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे, तो पाकिस्तान में जून में तेल गायब हो गया। जब दुनिया में LNG $2.5 से $3 में मिल रही थी और मुस्तकबिल के प्राइस प्रीमियम के साथ $4 से $5 में ली जा सकती थी और दीगर ममालिक ने ली, दुनिया के कई ममालिक ने लॉन्ग टर्म डील्स की, ट्रेडर्स और कई ममालिक ने 2020 के पहले 6 माह में 2019 के पहले 6 माह से ज़्यादा लॉन्ग टर्म मुआहदे किए और मुआहदों की औसत 10 से 10.5% रही, मगर पाकिस्तान में गैस नहीं है। 2.25 साल में नए LNG टर्मिनल्स लगाना दूर की बात है, अब तक नए टर्मिनल पर काम भी शुरू नहीं हुआ, और जो टर्मिनल मौजूद हैं शदीद सर्दियों में आवाम और इंडस्ट्री को गैस ना मिलने के बावजूद उन्हें भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान को अपनी सर्दियों की डिमांड का पता था, मगर वक्त पर टेंडर नहीं किए।
देर से टेंडर करने की वजह से जनवरी के पहले 20 दिनों के लिए सप्लायर ही नहीं आए। अरबों का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से हुआ। अगर कतर, गनवत और ENI से गुज़िश्ता हुकूमत के किए गए तवील मुद्दती मुआहदे ना होते तो आज पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री के लिए गैस होती, ना घरों के लिए। बिजली फर्नेस ऑयल से महंगी पैदा हो रही है, वो और ज़्यादा हो रही होती। LNG टर्मिनल जनवरी और फरवरी में पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, हालांकि डिमांड मौजूद है। 1 अरब से ज़्यादा का नुकसान इस वजह से अलग होगा। अब पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है कि 23.5% तक पर LNG ले तो मसला और ना ले तो मसला। नदीम बाबर साहब कहते रहे कि देर से बिड करने की वजह से कीमतें बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं, मगर देखिए कि ट्रैफिकरा कंपनी ने 15 से 16 फरवरी के लिए 32.4 और 23 से 24 फरवरी के लिए 25.9% की बिड दी है, यानी एक कार्गो की $14 से ऊपर की कीमत। और इसी ट्रैफिकरा कंपनी ने अप्रैल में पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआहदों के मुतबादिल के तौर पर 3.7 से $4.5 का फिक्स्ड रेट देने की ऑफर की थी और पाकिस्तान को 2 साल में 200 अरब रुपए तक बचाने का मौका दिया था। पाकिस्तान ये ऑफर सामने रखकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में जा सकता था, टेंडर कर सकता था और उसके बाद एक मुआहदा कर सकता था, मगर नहीं किया गया। देखिए, अक्टूबर में फरवरी के सौदे $6 से कम पर मिल रहे थे, मगर नहीं किए गए, जैसा कि सामने ग्राफ पर नजर आ रहा है। डिमांड पता होने के बावजूद नहीं किए गए। अगस्त में $5 से कम पर मिल रहे थे और अब से 20 दिन पहले भी $8 तक मिल रहे थे, मगर आखिरी वक्त में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टेंडर्स करके अरबों का नुकसान किया गया। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, सितंबर से बैनुल-अक़वामी मीडिया बता रहा था। 11 सितंबर को ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हुआ कि LNG 8 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में आउटेजेस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से LNG खरीद रहे हैं ताकि उन्हें बाद में और महंगी LNG ना खरीदनी पड़े। यहां तक कि कोरोना से बुरी तरह मुतासिर भारत भी अपनी गैस की पैदावार की कमी की वजह से LNG खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग ने मजीद लिखा कि कीमतें सप्लाई कम होने के खदशात की वजह से बढ़ रही हैं, यानी सितंबर में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो चुका था कि खदशा है कि सर्दियों में सप्लाई ना हो, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की दूसरी लहर के खदशात के बावजूद तेजी से गैस खरीद रहे हैं कि कहीं बाद में मजीद महंगी LNG ना खरीदनी पड़ जाए। फिर 6 अक्टूबर को खबर छपी कि शदीद सर्दियों की फोरकास्ट की वजह से और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से LNG की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी फिर शदीद सर्दियों की वजह से डिमांड में इजाफे और सप्लाई में कमी के खदशे की वजह से मुख्तलिफ ममालिक तेजी से LNG खरीद रहे थे। उस वक्त भी अक्टूबर में जनवरी और फरवरी के टेंडर के इश्तिहार देकर नवंबर में अगर बिड्स खोल ली जाती तो LNG सस्ती भी मिल जाती और पूरी भी मिल जाती। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा खबर छपी कि LNG की कीमतें 1 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं और इसकी वजह सर्दियां भी हैं और सप्लाई मुतासिर होना भी है। यानी फिर बताया गया कि ना सिर्फ डिमांड बढ़ने का मसला है बल्कि सप्लाई मुतासिर होने का भी मसला है, क्योंकि अमेरिका, नॉर्वे और नाइजीरिया में सप्लाई मुतासिर हुई है। उस वक्त भी अगर टेंडर करके नवंबर में खोल लेते तो LNG मौजूदा कीमत से बेहतर भी मिलती और पूरी भी मिल जाती। फिर 13 नवंबर को खबर छपी कि भारत, रूस और दीगर ममालिक जनवरी और फरवरी के लिए LNG की तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। इन तमाम खबरों के बावजूद फरवरी का इश्तिहार ही पाकिस्तान ने 28 नवंबर को दिया और 28 दिसंबर यानी आज बिड्स खोली तो इतनी महंगी बिड्स आई कि 5 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ फरवरी के महीने में होगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान अरबों का नुकसान पहले कर चुका है। 122 अरब रुपए का नुकसान तहरीक इंसाफ के 2.25 साल में गलत फैसलों की वजह से हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि यह गलती पहली दफा है, 2018 में भी ये गलती की गई, 2019 में नहीं दोहराई गई, मगर 2020 में फिर दोहराई गई है, मगर गलती मानी फिर नहीं जा रही है। नवंबर 2018 में वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान LNG लिमिटेड की जानिब से खत लिखा गया कि सुई नॉर्थ ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की LNG की जरूरत का बताया था और प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा गया है। सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने सुई नॉर्थ और वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर LNG की डिमांड का बता दिया करें, क्योंकि बेहतर कीमतों पर LNG हासिल करने के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और सबके लिए पेपरा रूल्स और LNG मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अब अगर इतनी आखिरी स्टेज पर LNG की प्रोक्योरमेंट का कहा जाएगा तो सर्दियों में LNG की ज्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा और कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। खत में लिखा गया कि पाकिस्तान LNG ने 1 नवंबर 2018 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है कि सुई नॉर्थ और वजारत बिजली की तरफ से सही वक्त पर LNG की डिमांड नहीं बताई जाती। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सब की वजह से LNG की सप्लाई में कमी या LNG टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। यानी ये सब 2018 में भी बताया गया कि सर्दियां हैं, पहले LNG का ऑर्डर दिया करें ताकि सस्ती LNG भी मिल जाए और दस्तियाब भी हो जाए। यानी उस वक्त भी हुकूमत को बार बार बताया गया कि LNG की डिमांड का पहले बताएं ताकि सस्ती LNG खरीदी जा सके और पाकिस्तान के अरबों रुपए बचाए जा सके। मगर जो गलती 2018 में की गई, क्योंकि 2018 में शदीद गैस का बहरान आया, वो 2019 में नहीं की गई।
13 फरवरी 2019 में सुई नॉर्थ ने पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को जुलाई से अक्टूबर 2019 तक की एलएनजी का डिमांड बताया कि अक्टूबर के लिए 196 एमएमसीएफडी की डिमांड पहले ही कंफर्म कर दी है। अब मजीद 200 एमएमसीएफडी की डिमांड बताई जा रही है, इसलिए पाकिस्तान एलएनजी प्रोक्योरमेंट का आगाज करे, यानी अक्टूबर 2019 के लिए 9 महीने पहले फरवरी 2019 में प्रोक्योरमेंट का बता दिया गया था। 2019 अगस्त में दिसंबर तक का टेंडर कर दिया गया था, जो आपके सामने है, यानी कि पिछले साल ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी और टेंडर आप इस वक्त स्क्रीन पर दे सकते हैं। मगर इस साल दिसंबर का टेंडर नवंबर में, जनवरी का दिसंबर में और फरवरी का अब जाकर दिसंबर के आखिर में खोला गया है। स्पॉट कीमतें 2016, 2017 और 2018 में पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआहदों से ऊपर रहीं, मगर जब स्पॉट कीमतें नीचे गईं तो वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब ने 13 फरवरी 2020 को ट्वीट किया कि साल 2019 में हमारी हुकूमत ने नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में 25% कम रेट पर एलएनजी खरीदी है। तवील मुद्दती मुआहदों के तहत $8.6 पर गैस मिल रही थी, जबकि हमने उससे 25% सस्ते में खरीदी है, मगर हमारी 75% कैपेसिटी नून लीग के महंगे सौदों में बधी हुई है। उन तवील मुद्दती सौदों की वजह से नुकसान की जिम्मेदारी नून लीग पर है। यानी जब स्पॉट कीमतें नीचे गईं तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, तनकीद की गई, और फिर जैसे ही स्पॉट कीमतें ऊपर गई और ये तनकीद हुई कि अब तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में बहुत महंगी एलएनजी मिल रही है, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि एलएनजी के स्पॉट प्राइस का मवाजना तवील मुद्दती मुआहदों से नहीं किया जा सकता। यानी कि जब स्पॉट कीमतें नीचे थी तो नून लीग के मुआहदों से मवाजना करने लगे, जब स्पॉट कीमतें ऊपर गईं तो स्पॉट कीमतों और मुआहदों में फ़र्क बताने लगे। मगर फिर नवंबर में जब महंगे कार्गो लेने पर तनकीद हुई तो पेट्रोलियम डिवीजन ने ट्वीट किया कि नून लीग ने कतर से 13.3% पर डील की। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 35 कार्गो खरीदे हैं जिनका रेट 10.4% है, यानी कि फिर एक दफ़ा मवाजना किया। फिर जब रेट बढ़ा तो बताया कि मवाजना ना करें, मगर फिर नदीम बाबर ने कहा कि दिसंबर को मिला भी लें तो 11.3% पर तहरीक इंसाफ की प्रोक्योरमेंट बनती है। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। 10.4%। अब आप इसको खुद कंपेयर कर लें कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हम खरीद रहे हैं, कतर का कॉन्ट्रैक्ट है 13.37%, आप उसे कंपेयर कर लें। ये फैक्ट्स हैं। तो मैं अगर अगले महीने के भी शामिल कर लूँ तो नंबर 11.3% आ जाता है। मैं फिर भी 20% सस्ता हूँ उन कॉन्ट्रैक्ट से। कभी मवाजने से मना किया, कभी फिर दोबारा खुद मवाजना किया, मगर फिर जनवरी और फरवरी के टेंडर मिलाकर इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ के औसत देखें तो 12.2% हो गई है। यानी नून लीग के जो गनवर के 11.6% और ENI के साथ 11.9% के तवील मुद्दती मुआहदे हैं, तहरीक इंसाफ की जो स्पॉट कीमतें हैं वो ऊपर चली गई हैं। और ये उस वक्त है कि जब जनवरी के शुरू के 20 दिन के महंगे सौदे नहीं लिए गए, क्योंकि सप्लायर नहीं आए। अगर सप्लायर आ जाते तो ये रेट 14% को तजावुज़ कर चुका होता, मगर ना लेने की वजह से जनवरी में गैस का बहरान मजीद संगीन होगा। मगर अब नदीम बाबर साहब फीसद में कीमत नहीं बता रहे हैं, बल्कि अब वो डॉलर्स में कीमतें बताना शुरू हो गए। और नदीम बाबर साहब पहले नून लीग के लॉन्ग टर्म के मुआहदों को अलग बताते थे, अपने स्पॉट कीमतों को अलग बताते थे, मगर अब सबको मिलाकर बता रहे हैं, क्योंकि जब नून लीग के लॉन्ग टर्म के मुआहदों को मिलाते हैं तो कीमत कम आती है। दिसंबर 2017 जनवरी 2018 का जो विंटर था, जो पिछली हुकूमत का आखिरी विंटर था, उसमें जो औसतन LNG लाई गई वो $8 की थी और हमारी कीमत $6.34 है। हालांकि अगर कतर ENI और गनवर की डील निकाल दें तो दिसंबर 2020 में $7.5, जनवरी में तकरीबन $7.5 और फरवरी के लिए $10 तक के रेट मिले हैं। और जिस वक्त की वो मिसाल दे रहे हैं, उस वक्त 2017 और 2018 की सर्दियों में तेल की कीमतें $60 से ऊपर थीं। आज औसत $50 से नीचे है। फिर तो नदीम बाबर साहब ये भी दावा कर सकते हैं कि नून लीग ने तेल $65 से ऊपर ख़रीदा था और हमने $45 से कम में ख़रीदा है, तो उसमें भी हुकूमत का कमाल है, ना कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों का कोई किरदार है। नदीम बाबर साहब मुसलसल कौम से और वज़ीर आज़म से गलत बयानी कर रहे हैं। एक बयान देते हैं, एक हफ्ते बाद एक और बयान दे देते हैं, पिछले बयान से मुकर जाते हैं। पहले वजारत पेट्रोलियम ने देर से टेंडर करके अरबों रुपये का नुकसान कर दिया, फिर जनवरी के लिए टेंडर ही देर से खोला तो जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए इतनी ज़्यादा कीमतों पर सप्लायर नहीं आया। फिर गैस के बहरान के खदशे की वजह से दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया, तारीख के बुलंद तरीन रेट्स मिले, यानी 44% तक का स्लोप मिला, जो आज तक किसी मुल्क को नहीं मिला। फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है, हमने 14 ऑर्डर करने ही नहीं थे, ऐसे ही बेहतर कीमतों के लिए टेंडर कर दिया था।
जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। सही है। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है, जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे एक दो ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। फिर गलत बयानी कर दी, क्योंकि इस इंटरव्यू से 17 दिन पहले ही नदीम बाबर साहब बता चुके थे कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन कराची में मुकम्मल होने की वजह से अब 12 के बजाय 14 कार्गो मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और जब ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बनी थी तो सिंध हुकूमत को कैसे इल्ज़ाम दिया जाता था कि हम 1200 से 1400 MMCFD पर टर्मिनल को ऑपरेट कर सकते हैं, मगर सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। देखिए हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं। लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। सो अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में, तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही है, कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएंगी, उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। फिर जब पाइपलाइन बन गई, सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी, 14 का टेंडर किया, मगर देर से करने की वजह से सप्लायर नहीं आया तो अपनी बात से मुकर गए। मगर सुनिए, बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला जो परेशान है इंडस्ट्री कि उन्हें गैस की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, हालांकि हुकूमत ने वादा किया था, तो उन्होंने बताया कि इस पाइपलाइन की परमिशन लेके उन्होंने खुद व्हाट्सएप पर पैगाम नदीम बाबर साहब को भेजा। तो ये सारी बातें आप दिसंबर की कर रहे हैं, जनवरी के शुरू के 20 दिनों में तो कार्गो मिला नहीं इन्हें टेंडर करने के बावजूद, तो क्या जनवरी में और ज्यादा बुरा हाल होगा, और ज्यादा क्राइसिस होगा इंडस्ट्री के लिए भी? डोमेस्टिक सेक्टर का तो अभी हाल बुरा है, इंडस्ट्री के लिए भी जनवरी में इट विल बी अ डिजास्टर्स पोजीशन फॉर पाकिस्तान। ये इसमें कोई दो बातें नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री बिल्कुल जो है ना बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है पाइपलाइन, आप नदीम बाबर साहब से पूछें कि क्या हुआ। इनको सिंध की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी और 2 साल से 1.5 साल से पीछे कर रहे थे। मुझे उन्होंने दिया और हमने मिलकर जो है ना सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, और वो जो 17 किलोमीटर की परमिशन है उनको हमने लेके, मैंने खुद उनको किया है व्हाट्सएप के, जी ये आपको मिल गई। वो पाइपलाइन लगाने के लिए भी हमने पूरी जिद्दोजहद की कि भाई ये जो है ना ठीक है पाइपलाइन का मसला वो कर दें। अगर इसको अगर आप 14 कार्गो लेके आते हैं और उसको इस लाइन से यूटिलाइज करके अगर आप बेच देते हैं तो हमारे कुछ आंसू पूछेंगे। इस तरह गैस पाइपलाइन बनी, फिर हुकूमत ने 14 कार्गो ऑर्डर किए, जनवरी के पहले 3 की बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर इमरजेंसी टेंडर कर दिया, बिड्स आ गई, मगर तारीख की बुलंदतरीन बिड्स आई तो कह रहे हैं कि हमने तो 14 कार्गो लेने ही नहीं थे, हमारी तो कैपेसिटी 12 कार्गो की है। इस हवाले से हम बात करेंगे, माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब, ये क्या हुआ है कि ये दावा करते थे कि जी हम तेल लेके आएंगे और सस्ती ज़बरदस्त कीमतों पर इस वक्त तेल मिल रहा है, बैनुल अक़वामी मार्केट से हम खरीदेंगे, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में उल्टा तेल का क्राइसिस आ गया। प्रीमियम के साथ भी जब $2.5-3 की LNG मिल रही थी तो $4.5-5 की पाकिस्तान को मिल रही थी, उस वक्त नहीं ली गई। क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म डील्स कर सकते थे, नहीं की, कहाँ गलती हुई है? जी बिल्कुल शाहजेब, मेरे ख्याल में काफ़ी सही असेसमेंट है कि हमने डेफिनेटली बोट मिस की है और हमने 2 काउंट्स पे बोट मिस की है। देखिए नॉर्मली जो है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं और हमेशा जो है वो प्रीमियम्स पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर आपकी फ्यूचर डिमांड ज़्यादा है और करंट डिमांड कम है तो नेचुरली आपको जो भी प्राइस मिलेगी वो एक प्रीमियम पे मिलेगी, क्योंकि वो उस रिस्क को आपको हेज करके दे रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो एक्चुअली जो जिस पे हम स्लोप, जिस LNG का स्लोप जिस पे डिटरमिन होता है वो बहुत नीचे आ गया था और वो हमें कैपिटलाइज नेचुरली करना चाहिए था। 2 काउंट्स पे हमने मुझे लगता है कि सही से कैपिटलाइज नहीं कर सके। एक तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कोविड ने दी हमें, जो कि डेड लो प्राइसेस थी ऑयल की, और उसके अलावा हमने नॉर्मल जो फ्लो है प्रोक्योरमेंट का वो भी हम उस हिसाब से नहीं कर सके। अच्छा, मैं आपको इसके इम्पैक्ट्स बताता हूँ। और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उसने इस पर कैपिटलाइज किया। मिसाल के तौर पे ब्रेंट की अगर हम बात करें, ब्रेंट जो है $19 पे जब आ गया था
लोवेस्ट प्राइसेस में था, उसकी लोवेस्ट लेवल्स थे बेसिकली। उस वक्त इंडिया ने तकरीबन 5.3 मिलियन टन्स के जो है वो ऑयल जो है हेज कर लिया था, या ये कह लें कि बाई कर लिया था। और उस वक्त उसको जो $19 पर बैरल पे मिला, और जो उसको फायदा हुआ वो तकरीबन कोई $70 करोड़ का फायदा हुआ, यानी कि $60 पर बैरल की प्राइस से नीचे आके 19 बैरल पर प्राइस पर बैरल जो है वो उनको मिल जाए, तो नेचुरली उससे जो है बहुत बड़ा फायदा उनका हुआ। और एक अच्छी बात ये हुई इंडिया के लिए कि उन्होंने 1/3 हिस्सा अपनी ऑयल की डिमांड का जो है वो सिक्योर कर लिया, और उनकी जो स्टोरेज है वो 87 डेज पे चली गई। तो एक उनका ये इम्पैक्ट है, 110 अरब रुपए का पाकिस्तानी रुपयों में वो फायदा बनता है जो उनको इमीडिएट हुआ। और हम अगर ये कर लेते, हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कर रहे थे कि ऑयल को वो हेज करने की बात कर रहे थे। 15 मिलियन बैरल्स की बात हो रही थी पहले एक कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वो कर लेते तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 2 अरब रुपए पर मंथ इस वक्त हमें बच रहा होता, सारी कॉस्ट मिला के भी। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 2 अरब रुपए। अच्छा, मगर ये हो क्यों नहीं सका? नदीम बाबर साहब ने माना था उस ज़माने में ये कि जी ये प्राइसेस इस लेवल पर नहीं रहेंगी, हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जो वजारत है बहरी उमूर की उससे भी कहा है कि जो फ्लोटिंग स्टोरेज है, क्योंकि शिप्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तिजारत नहीं हो रही है, जितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं वो कर सकें। अली जैदी साहब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि किस तरीके से हम इतना सस्ता तेल मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, मगर आगे से कुछ हुआ ही नहीं। तो पाकिस्तान में उल्टा तेल की कमी हो गई। जब दुनिया में तेल के खरीदार नहीं थे, पाकिस्तान में लोग लाइन लगा के खड़े थे और तेल नहीं मिल रहा था। एलएनजी इतनी सस्ती मिल रही थी, सप्लायर्स कह रहे थे कि जी आप हमसे सौदे कर लें, इतने सारे सौदे हुए और हमें जनवरी के लिए कोई एलएनजी देने नहीं आया, फरवरी के लिए इतने महंगे रेट पर हुआ है। ये कहाँ गलत कैलकुलेशन हुई है? किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है जब नजर भी आ रहा था कि हमेशा के लिए नहीं होगा मौका? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो इसके एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि हमने एक डिसीजन हमारा जो मिस कैलकुलेट हुआ वो ये था कि हमने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। और आपको पता है जब प्राइसेस किसी कमोडिटी की बहुत नीचे चली जाएं और हम नेट इंपोर्टर्स में से हों और हमारा ऑयल का बिल तकरीबन जो है एनर्जी का बिल तकरीबन 1/4 हिस्सा हो पूरे इंपोर्ट बिल का, तो उस वक्त हमने ये शायद डिसीजन हमसे मिस कैलकुलेट हुआ कि हमने उस वक्त इंपोर्ट पे बैन लगाया, जिसकी वजह से हम एक क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सके, या जो भी हमारी ओएमसीज है या रिफाइनरीज है वो नहीं कर सके। एक तो ये मिसकैलकुलेशन हुई। दूसरी बात ये थी कि हम जो डिलेड प्रोक्योरमेंट करते आए हैं उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आज अगर आपको कोई सस्ती चीज मिल रही है, आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, तो नेचुरली 3 महीने 4 महीने बाद आपको पता है कि मेरी डिमांड ऊपर जाएगी। क्योंकि गैस डिमांड शाहजेब पाकिस्तान में 2 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हर साल होती है, यानी कि टोटल अगर डिमांड आपकी, टोटल सप्लाई आपकी 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है और 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की डिमांड है, तो नेचुरली 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का आप डेफिसिट रन कर रहे हैं जो कि एलएनजी से पूरा होना है। तीसरा एक बड़ा पॉइंट ये था कि हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई थी। जब हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई तो ये प्लानिंग हमें जल्दी करनी चाहिए थी। जून जुलाई अगस्त में हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल फ्लेज हो गई थी, तकरीबन अगस्त तक हो गई थी। तो हमें ये करना चाहिए था कि हमारी इकोनॉमी दूसरों से पहले खुल गई, हमारी डिमांड विंटर में बढ़ने वाली एक नॉन फैक्टर टू सर्टेन एक्सटेंट है, और तीसरा प्राइसेस हमें कम मिल रही है। तो ये तीनों चीजों को अगर मिला के प्लान को जरा सा हम स्पीड अप करते तो आज हमारी प्राइसेस कम होती, नेचुरली हमें सप्लाई बेटर मिल रही होती, और पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है प्राइसिंग में बहुत फर्क आता है, हमें फायदा होता। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान ने शानदार एक मौका था, ज़ाया किया और गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म को गलत बताया जा रहा है, अवाम से गलत बयानी की जा रही है, अरबों का नुकसान किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।